वेलकम टू एजलेसनेस। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में 16 सितंबर को ये दिवस हर साल मनाया जाता है। ओजोन हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये जो ओजोन गैस है ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो ओजोन दिवस मनाया जाता है इसके मनाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ओजोन परत के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए और जागरूक किया जाए। साथ ही साथ इसको ये जो ओजोन परत है इसको बचाने के लिए जो समाधान होने चाहिए उन समाधानों की ओर लोगों का ध्यान एकत्रित किया जाए। अगर हम बात करें ओजोन की कि ये ओजोन है क्या, तो इसके कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई एक गैस है जो हमारे वायुमंडल जो है उसमें बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अगर विशेष तौर पे देखें तो जो हमारा सी लेवल है उससे 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये काफ़ी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। मुख्यतः इसका कंसंट्रेशन उसी हाइट पर होता है। ये जो गैस है ये काफ़ी विषैली होती है और इसकी स्मेल काफ़ी तीखी होती है। इसकी अगर डेंसिटी की बात करें तो वो 2.14 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ओजोन परत की जो क्षय का जो मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर इशू है। इससे निपटने के लिए वैश्विक प्रयास की जरूरत है क्योंकि कोई अकेला देश इससे डील नहीं कर सकता। तो ये जो वैश्विक प्रयास होने चाहिए इसके लिए जागरूकता बढ़े, इसी को लेकर आज का दिन मनाया जाता है और ये वैश्विक कार्यक्रम है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में हर वर्ष मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको कई लेयर्स में डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आता है मेसोस्फियर, उसके ऊपर आता है थर्मोस्फियर जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो एटमॉस्फेयर में ये जो अलग अलग डिवीजन किए गए हैं ऐसा नहीं है कि बस ये ऐसे ही कर दिए गए हैं, ये अपनी कुछ प्रॉपर्टीज लिए हुए हैं। जैसे ट्रोपोस्फियर की बात करें तो ये लगभग 10 किलोमीटर की हाइट तक होता है और इसमें सामान्यतः जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की हाइट लगभग 50 किलोमीटर तक होती है और उसमें जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। उसके बाद आता है मेसोस्फियर, वो लगभग 80 किलोमीटर की हाइट तक होता है। वहाँ पर वापस से टेम्परेचर कम होने लगता है ऊंचाई के साथ साथ। फिर मेसोस्फियर के बाद आता है आइनोस्फियर जो कि लगभग 100 किलोमीटर तक होता है। उसमें वापस से टेम्परेचर बढ़ने लगता है हाइट के साथ। और फिर उसके बाद लास्ट में आता है एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर में बहुत ही तेजी के साथ टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ये हैं प्रॉपर्टीज इन सभी लेयर्स की। तो इस डिवीजन में ये जो स्ट्रेटोस्फियर है इसी में ओजोन का कंसंट्रेशन होता है। ये ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में ट्रोपोपॉज होता है। इस ट्रोपोपॉज के ठीक ऊपर जो ओजोन लेयर है वो सबसे ज्यादा डेंस पाई जाती है। अच्छा, ये जो आंधी हो गया, तूफान हो गया, साइक्लोन हो गया या जितने भी तरह के जो एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस होते हैं ना मौसम में, वो सारे ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। इसीलिए ये जो विमान होते हैं, यात्री विमान वगैरह, इनको स्ट्रेटोस्फियर से ट्रेवल कराया जाता है ताकि ये मौसम में जो भी डिस्टरबेंस है उससे बच सकें। सूरज से जो पृथ्वी पर रेडिएशन आता है उस रेडिएशन में यूवी रेज भी होती हैं। यूवी रेज में 2 तरह की होती हैं, कुछ होती हैं हानिकारक, कुछ नहीं होती हैं हानिकारक। तो ओजोन लेयर जो है वो जो हानिकारक यूवी रेज हैं उनको पृथ्वी पर आने से या एटमॉस्फेयर में आने से बचाती है। इसलिए ओजोन लेयर ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो ओजोन परत है ये जिन पराबैंगनी किरणें जो होती हैं जो खतरनाक, जिनको ये रोक देती है, उसके कई फायदे होते हैं। क्योंकि अगर वो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाएं, मानव के संपर्क में आ जाएं, तो मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो सकती है या फिर इससे भी ज़्यादा स्किन कैंसर तक हो सकता है। और यही नहीं, ये आनुवांशिक रूप से परिवर्तन भी ला सकती हैं। यही कारण है कि ये जो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन है इसे अच्छी ओजोन कहा जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में ही पाई जाती है। अगर ये ओजोन हमारे जो ट्रोपोस्फियर है उसमें अगर पाई जाएगी तो वो हमारे लिए हानिकारक भी होती है। लेकिन आज ये जो डेवलपमेंट की जो दौड़ है और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इतनी तेजी से हो रहा है, इसकी वजह से हम बहुत से ऐसी चीजें बना रहे हैं जिसकी वजह से ओजोन क्षयकारी पदार्थ बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में निर्मित हो रहे हैं, जिसके कारण ये जो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर है उसमें जो ओजोन है उसका क्षय हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है।
और आपको पता ही है कि अभी बताया कि ओजोन जो है हमें हानिकारक जो यूवी रेज हैं उनसे बचाती है, जिससे कि बहुत सी गंभीर बीमारियां हमको नहीं होती। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ बन रहे हैं, इसकी वजह से अगर ओजोन का क्षय होगा तो यूवी रेज पृथ्वी तक पहुंचेंगी और बहुत ही गंभीर बीमारियां होंगी। इसी बात से कंसर्न होकर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये सोचा कि हमें कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे कि ओजोन का क्षय रुके। तो इसी सीरीज में 1985 और 1987 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक कन्वेंशन हुआ और उसके बाद कनाडा में मॉन्ट्रियल में 1987 में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ। ओजोन के कंजर्वेशन के लिए ये दोनों घटनाएं एक लैंडमार्क की तरह से थी। आज 16 सितंबर को जो हम ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं, उसका कारण ये है कि 1987 में आज ही के दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो एक विश्वव्यापी समझौता है। इसका उद्देश्य ये था कि ऐसे पदार्थ जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं उनके उत्पादन को रोका जाए। जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना है तब से अनेक समझौते हुए हैं उसके नेतृत्व में, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इकलौता समझौता है जिस पर पृथ्वी के सभी देश यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य राज्य हैं उन सभी ने अनुमोदन किया है, यानी कि रेक्टिफाई किया है। इस लिहाज से जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये बहुत ही यूनिक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अगर इंडिया के रोल की बात करें तो भारत जून 1992 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार है। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, इसकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर बात करें हम, तो जो ये रेफ्रिजरेटर होता है या एयर कंडीशनर है या फिर अन्य ऐसे उत्पाद हैं, इसमें जो रसायन यूज किए जाते हैं, ऐसे रसायन जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें से 99% रसायनों को चरणबद्ध तरीके यानी कि स्टेप बाय स्टेप समाप्त कर दिया गया है अभी तक। ऐसे रसायन जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं उनको ओजोन घटाने वाले पदार्थ या फिर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस कहा जाता है, जिसको ओडीएस भी बोलते हैं शॉर्ट में। इनमें शामिल हैं सीएफसी, एचसीएफसी, हेलॉन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ओजोन को सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणुओं से होता है, क्योंकि जब ये क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणुओं के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ओजोन के अणु नष्ट हो जाते हैं। और ये जो क्लोरीन है, अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच गया तो ये 1 लाख से अधिक ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। आप इसी से समझ सकते हैं कि ओजोन के लिए ये क्लोरीन कितना नुकसानदायक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो भी प्रोविजंस हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर इंडिया कितना सीरियस है, अगर इसकी बात करें तो हमें पता चलेगा कि इंडिया ने काफी अच्छा काम किया है इस फील्ड में अभी तक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के शेड्यूल के हिसाब से 1 जनवरी 2010 को भारत ने कुछ ऐसे रसायन हैं जिनके उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है। ये रसायन कौन कौन से हैं? सीएफसी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हेलॉन, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। आज के समय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पूरा फोकस एचसीएफसी पर है। इस वक्त एचसीएफसी को समाप्त करना इसका जो है प्राइमरी उद्देश्य बन गया है। इस वक्त हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन चरणबद्ध प्रतिबंध प्रबंधन योजना, जिसको कि HPMP भी बोलते हैं, उसका तीसरा फेज चल रहा है। फेज 1 और 2 के बाद ये जो फेज 3 है ये लास्ट फेज है। इसे 2030 तक पूरा किया जाना है। इसके तहत रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग जो सेक्टर है, इसमें HCFC के यूज को पूरी तरह से खत्म कर देना है। जहां तक बात मैन्युफैक्चरिंग के है कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग जो सेक्टर है, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें HCFC के फेज आउट को 1 जनवरी 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। और सर्विसिंग सेक्टर में, यानी कि जो पहले के बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उनकी सर्विस में यूज होने के लिए उसके लिए परमिशन दी गई है कि उसे 2030 तक धीरे धीरे करके हटा दिया जाए। यानी कि इनका जो HCFC है, इनका यूज 2030 तक सर्विसिंग वाले सेक्टर में होता रहेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज 31 दिसंबर 2024 को खत्म कर दिया जाएगा। इस प्रकार ये जो ओजोन लेयर है, इसमें जो नुकसान हो रहा है, इसमें मानवीय गतिविधियां एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानवीय हस्तक्षेप के कारण ही ओजोन को नुकसान हो रहा है। कुछ ऐसी गतिविधियां भी हैं जो मानवीय हस्तक्षेप और प्राकृतिक दोनों वजह से होती हैं और उनके कारण भी ओजोन में नुकसान हो रहा है। जंगलों में जो आग लगती है वो भी इसका बड़ा कारण है। आप सबको पता ही होगा कि ओजोन परत में जो कमी होती है उसकी वजह से दक्षिणी ध्रुवीय भंवर यानी कि जो पोलर वॉर्टेक्स होता है वो मजबूत हो जाता है। और ये जो ध्रुवीय भंवर है ये जितना मजबूत होगा आसपास में ओजोन को उतना ही कम करता है। ये दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी कि ये जो दक्षिणी ध्रुवीय भंवर है और ओजोन ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी जो कि काफी लंबे समय तक चली थी। तो उससे जो धुआं निकला था वो समताप मंडल में पहुंच गया था और जो ओजोन में जो छेद होते हैं उनके आकार को उसने बड़ा कर दिया था। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ ये जो जंगलों में आग लगती है ये भी ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। अब जंगलों में आग मानवीय कारणों से भी लग सकती है और प्राकृतिक कारणों से भी लग सकती है, तो इसलिए जंगल बचाना भी ओजोन के लिए बहुत जरूरी है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी के अनुसार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पूर्ण और निरंतर कार्यान्वयन के साथ इस सदी के मध्य तक ओजोन परत के ठीक होने का अनुमान है। यूएनईपी के ही अनुमान के अनुसार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2030 तक लगभग हर साल 2 मिलियन लोगों को त्वचा कैंसर से बचा रहा है। इन सभी कारकों और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अब तक के सबसे सफल पर्यावरणीय समझौतों में से एक माना जाता है। और जब से ये प्रोटोकॉल साइन हुआ है, जब से ये अपनाया गया है, तब से लेकर आज तक प्रोटोकॉल के जो पक्षकार देश हैं उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वो अभूतपूर्व है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये सीख देता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किसी मुद्दे पर हो जाए तो वो क्या हासिल कर सकता है। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।